नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नजर रखे हुए है और मुनासिब वक्त पर मुताल्लिक़ा अर्जियों की समाअत करके सभी के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस NV रमना ने इस मामले पर जल्द समाअत की सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। कामत ने पीर के लिए मामला दर्ज करने की दरखास्त की थी। कामत ने खुसूसी तस्करे के दौरान कर्नाटका हाईकोर्ट के जुमेरात के अबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने 15 फरवरी से तुलबा और तालिबात के इम्तिहानात के आगाज के अलावा मुख्तलिफ दीगर आईनी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए और खुसूसी इजाजत अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अबूरी फैसले में तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करने का हुक्म दिया था। जस्टिस रमना ने सीनियर वकील कामत से कहा कि आईनी हुकूक सबके लिए है और ये अदालत उसकी हिफाजत करेगी। हम मुनासिब वक्त पर फेरिस्त बनाएंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटका हाईकोर्ट से हिजाब तनाज़े से मुतालिक दरखास्तों को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली इस बेंच के सामने अदालत उज़्मा में मुंतकिल किया था और इस दरखास्त पर जल्द समाअत करने की अपील की थी। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद कहा था कि मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में समाअत के लिए दर्ज है, पहले वहां समाअत होने दें, इसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कर्नाटक में मुस्लिम खवातीन के हिजाब पहनने के मामले को मुल्क की समाजी हम आहंगी के लिए बहुत संगीन करार देते हुए कहा कि इस मामले पर जारी सियासी हंगामा अफसोसनाक है। मायावती ने जुम्मे के रोज कहा कि हिजाब के मसले की आड़ में सियासी तशद्दुद जायज नहीं है। उन्होंने अदालत उज़्मा के जरिए इस मामले का अज खुद नोटिस लेने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुस्लिम खवातीन की तरफ से हिजाब का मसला बहुत संगीन और हिसास है। इसकी आड़ में सियासत और तशद्दुद नाइंसाफी है। ये अफसोसनाक है कि कर्नाटक में इस मसले को उठाकर फिरका वाराना हमाहंगी, बाहमी भाईचारे और खैर सुगाली को ठेस पहुंचाई जा रही है। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका बरवक्त नोटिस ले। बीजेपी कायद और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक मरतबा फिर यकसान सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़ते हुए इसे वक्त की अहम जरूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क एक है, लिहाजा कानून भी सभी के लिए एक होना चाहिए। और मजहबी कानून सबके अलग अलग हैं और ये विषय कर्नाटक के स्कूलों से उठ के आया हिजाब को लेकर के। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि सोमवार तक कोई नहीं निकलेगा। सचमुच में स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि कैंटीन होगा हलाल मीट का, वो कहेगा बिना प्याज लहसुन का। इसीलिए आज जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज। इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। ये कानून खत्म हो गया ना, हिंदुओं में पहले बाल विवाह होता था, खत्म हो गया। इसीलिए एक देश एक कानून, मजहबी कानून नहीं बल्कि एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हर देश भर के स्कूल कॉलेज में अभी ये वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमे के रोज राज्यसभा में कहा कि मुल्क में रोजगार के मौके बड़े हैं और हुकूमत कोरोना वबा के दौरान भी महंगाई पर काबू पाने में कामयाब रही है। सीतारमन ने ऐवान बाला में मरकजी बजट 2022-23 पर तकरीबन 12 घंटे की बहस का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में बजट अगले 25 सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है और ये मुस्तकबिल की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, रोजगार की सूरत हाल बेहतर हो रही है और महंगाई कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में मुल्क में 44 नए यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा मिल्कियत के यूनिट्स बनाए गए हैं, जिनकी तादाद बढ़कर 83 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह स्टार्टअप है जो इस बात का वाज़ेह इशारा देता है कि मईशत बेहतर हो रही है। वजीर खजाना ने कहा कि कोरोना वबा के बहरान में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इस दौरान हिंदुस्तान में $80 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। उन्होंने कहा कि शहरी और दही इलाकों में जिस सतह पर रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं उससे मुल्क में तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत छोटे कारोबार पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और उसके नतीजे में ज्यादातर कारखाने जो कोरोना की वबा के बायस बंद हो गए थे दोबारा खुल गए हैं। Finance Minister, to raise it as though there is something misleading is very disappointing. Because economic survey draws its source of information from one particular set of data. The government looks at advanced estimates which come just before the budget and uses that data. And the advanced estimate, it is true, could not take or could not imagine Omicron setting in. We have taken that also and factored it into the budget, and as a result there are numbers which are slightly at variance with one another. So sources of calculation being different, obviously you'll get numbers which to believe, and I'm sure in his tenure too. Please, Bina Mr. I'm Gino, sure. not allowed, not, please, no. Please, I'm you continue sure. your speech. No. I'm एक बात sure. तक पीछे ना बोले, please. Oh, thank you. That's very interesting. That's right. He woke up just now. So therefore, sir, the numbers, sources of data being different and also largely in the range of the numbers that all of us are talking about. भारतीय जनता पार्टी ने आम बजट को मुस्तकबिल पर मबनी, तरक्की पसंद और अवाम दोस्त करार देते हुए कहा कि इससे मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। राज्यसभा में बीजेपी के रुकन केसी राममूर्ति ने माली साल 2022-23 के बजट पर ऐवान में नामुकम्मिल रही बहस में जुमे के रोज हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत ने बजट में अवामी बहबूद की पॉलिसियों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के चैलेंजेस से नबरद आजमा होते हुए हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो मुस्तकबिल पर मबनी, तरक्की पसंद और अवाम दोस्त है और इससे मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। उन्होंने बजट में क्रिप्टो करेंसी के ज़ाब्ते का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और लोग शक व शुबात की हालत में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में मुल्क में दिफाई मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और दिफाई शुबे में मुल्क को खुद कफील बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। His biggest economic vision is ending this narrative and resurrecting pro-people economic policy and budget beyond the left and right dichotomy. Whenever and whatever good to the people that ends in socio-economic empowerment of different sectors of society has become the main vision of the government. The economic fundamentalism is what I call Semitic thought in right and left propaganda. Right say priority should be given to the private sector and left say public sector is priority. For Modi ji and our government, it is the people sector that matters, not left or right. Whatever is good for the country and its people is reflecting the budget and not what left and right profess. So Modi ji ended the colonial hangover on the budget from 20th February, which was colonial inheritance that was blindly followed by the subsequent governments to 1st February, which is more practical and in tune with our accounting standards. So what is experienced now is a tremendous increase in the horizon and participation in budget preparation. Earlier, the marginalized classes were treated as clients,
but now they are treated as stakeholders and are extensively consulted. The earlier budgets before 2014 carry the पार्लियामेंट के बजट इजलास 2022 का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई आइंदा 14 मार्च 2022 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। behalf, I would like to express our happiness over the manner in which proceedings of this August House took place during the first part of the budget session. The House has not witnessed any forced adjournments during the entire first part of this budget session, and it functioned nearly half an hour more than the scheduled sitting time. The credit for this goes to every member of this House. As a result, the members could not only participate effectively in the discussion on the motion of thanks to the President address and general discussion on the budget, but also were able to raise 51 star questions, 71 hour submissions, and about 17 zero-hour submissions, and about 50 special mentions. I compliment all sections of this August House for effective functioning of the House in a very positive way during this part of the budget session, and hope that we continue to be guided with the same spirit in the future. The House stands adjourned to meet at 10 hours on Monday, the 14th March 2022. बहुत धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वोटर्स को खबरदार किया कि इस इलेक्शन में परिवारवाद रियासत में माफिया राज को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रही है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जुमे को ईटा जिले के कासगंज में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी, एसपी और राष्ट्रीय लोकदल के इत्तेहाद को परिवारवाद को हवा देने के तौर पर सख्त निशाना बनाया। उन्होंने सियासत में खानदान परस्ती को भी आइन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और इलाकाई इंतखाबी इंचार्ज अर्जुन राम मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे। मैं परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं।
शाहजहांपुर में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने कुंभों के लिए जिंदा हैं। हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं तो जात पात की वो बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं तो वो मजहब और खबरस्तान की बात करते हैं। आज पटियाली में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साफ कहनी है और वे बातें हैं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह भाई, ये तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फरुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, आप सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो ये लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे कि ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना अब आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन नहीं, थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं भाइयों बहनों। दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी यही जाएगा। सहमत हैं सभी लोग मानते हैं ना कि वोट भी वहीं जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज गोवा के दौरे पर थे। वहां एक तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम इख्तिदार में आने के फौरन बाद गोवा में कंकनी को पायदार और कानूनी तरीके से बहाल करने का इरादा रखते हैं। हम गोवा की सरकार बनाना चाहते हैं। हम गोवा की जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं और उसका हम आदर करना चाहते हैं। गोवा की जनता ने हमें कहा कि हमें डिफेक्टर्स नहीं चाहिए और हमने उस बात को दिल से एक्सेप्ट किया और एक भी डिफेक्टर को हमने टिकट नहीं दिया। युवाओं को हमने अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप हमारे टिकट्स देखें, फ्रेश फेसेस, नए फेसेस को हमने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा की राजनीति को अब बदलना है। एक नए प्रकार से, एक नई सोच के साथ हम आगे जाना चाहते हैं और हम गोवा के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एक बातचीत करना चाहते हैं। ये हमारा जो मैनिफेस्टो बना है, ये जो हमने निर्णय लिए हैं, ये गोवा की जनता ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया और हमने वो किया। और ये जो डिफेक्टर्स पे जो हमने डिसीजन लिया है, ये गलत डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल 100% राइट डिसीजन है। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमे को गोवा के वोटर से आम आदमी पार्टी को रियासत में खिदमत करने का मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि मैं गोवा के लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन
रियासत का मुस्तकबिल बदल सकता है। आप सब ने कांग्रेस को 27 साल, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन दोनों ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप उन्हें दोबारा 5 साल दें तो कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ जो का तू रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूं कि एक मर्तबा आम आदमी पार्टी को वोट दें। अब दिल्ली में आपको अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए। कैसे? हमने एक दिल्ली में नंबर जारी किया है 1076। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी काम कराना है, आप उस नंबर पे फोन कर दो। आप 1076 पे फोन करो, वहां से पूछते हैं कि आपको क्या काम कराना है। मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आप बोलो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है, तो वो आपको बताएंगे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि सर आपको बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए? कभी सुना? पूरी दुनिया के अंदर ऐसे नहीं हुआ। आप कहिए कि मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आइए। रात को 11 बजे दिल्ली गवर्नमेंट से एक ऑफिसर आपके घर आता आपका बिजली का कनेक्शन देने के लिए, आपका काम करने के लिए। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, कोई दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गोवा में ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के काफिले पर रोड शो के दौरान पथराव किया गया। इस पथराव में भगवंत मान के सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मरहम पट्टी की गई। काफिले पर पथराव अमृतसर के अटारी एरिया में किया गया, जहां भगवंत मान अपनी पार्टी के मकामी उम्मीदवार के हक में रोड शो के लिए निकले थे। लेकिन इस पूरे मामले पे भगवंत मान ने बाद में बताया कि उन पर फूल फेंका गया था जो उनकी आंख में लगा, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गए थे और उन्हें कोई संगीन चोट नहीं आई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपने हम मनसबों के साथ जुमे को मेलबॉर्न में क्वाड ममालिक की चौथी मीटिंग में शिरकत की, जिसमें हिंद बहरल कहल खित्ते पर तवज्जो मरकूज की गई। क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के चौथे इजलास से पहले डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मार्स पीने, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और जापानी वज़ीर ख़ारजा योशिमा साहियाशी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पिने ने ट्वीट किया कि चौथी क्वाड वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका की मेज़बानी के लिए पुरजोश हूँ। हम एक महफूज और खुशहाल हिंद बहरल कहल खित्ते के लिए एक मुस्बित और पुरजोश एजेंडे के साथ लिबरल जमहूरियतों का एक अहम नेटवर्क है। कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने एक पुलिस पार्टी पर हथगोले फेंके, जिसमें एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई, जबकि 3 संगीन रूप से जख्मी हो गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्दों ने जुमे की दोपहर निशांत पार्क के अहम कस्बे बांदीपुरा के पास पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम को निशाना बनाया। दिल्ली से हिट एंड रन का एक वाकया, बल्कि डरा देने वाला वीडियो सामने आया। एक रिटायर्ड आईएएस और उनका बेटा कार से कहीं जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे नौजवान को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी और जख्मी नौजवान को बोनट पर लेकर करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इसके बाद उसे सड़क किनारे तड़पता छोड़कर अपनी कार लेकर फरार हो गए। बाद में उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया मंगल यानी 8 फरवरी 2022 को साउथ दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश का है। रिटायर्ड आईएएस और उसके बेटे की कार की टक्कर से जख्मी नौजवान को मौके पर मौजूद लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी की पहचान 37 साल के आनंद राज मंडेलिया के तौर पर की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है और अब वो खतरे से बाहर है। ये पूरा वाकया एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रिटायर्ड आईएएस की कार नौजवान को टक्कर मारने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गई।
एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का दोबारा चेयरमैन बनाया गया। ये अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगा। आज कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें इसे मंजूरी दी गई। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड और इसके चेयरमैन रतन टाटा ने मीटिंग में ये फैसला किया। ये मीटिंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हाउस में हुई। टाटा सन्स के बोर्ड ने चंद्रशेखरन के पिछले 5 साल के टर्म का रिव्यू किया। रतन टाटा इस मीटिंग में स्पेशल इनवाइटी थे। उन्होंने चंद्रशेखरन के टर्म में प्रोग्रेस और मुजाहरे को इत्मीनान बख्श बताया। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन यानी आज जुमे के रोज भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 773 पॉइंट्स गिरकर 58,152 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 पॉइंट टूटकर 17,374 पर बंद हुआ। आईटी कंपनियों के स्टॉक ज्यादा टूटे हैं। टेक महिंद्रा 3% से ज्यादा टूटा, जबकि इंफोसिस और एचसीएल टेक 2.5% टूटे। एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 57,914 का निचला और 58,447 का ऊपरी सतह बनाया। भारतीय एयरटेल की मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विसेज मुल्क भर में डाउन हो गई थी। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कई यूजर सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करते रहे। एयरटेल नेटवर्क आउटेज की वजह से इंटरनेट चलाने में काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। उधर कंपनी ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि हमारी इंटरनेट खिदमत में कुछ देर के लिए मसाइल पैदा हुए। इस इनकन्वीनियंस के लिए हमें काफी खेद है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बता दें कि मुल्क भर में एयरटेल के 35 करोड़ ग्राहक हैं। इसमें यूपी में 5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी की तरफ से सर्विसेज नॉर्मल होने का दावा करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर लोग नेटवर्क को लेकर रिएक्ट करते रहे। एयरटेल आउटेज की वजह से मोबाइल इंटरनेट यूजर्स, कंपनी के ब्रॉडबैंड और वाईफाई यूजर्स भी मुतासिर हुए हैं। एयरटेल के ऑफिशियल ऐप को भी एक्सेस करने में कई मसाइल का सामना करना पड़ा। आउटेज को ट्रैक करने वाली कंपनी डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एयरटेल इंटरनेट में आज 11:34 से मसाइल शुरू हो चुके थे। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 28,31,724 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 13,037 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 40,73,81,846 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 58,11,744 हो गई। जबकि अब तक 32,73,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस मोजी वायरस को मात दी है। दुनिया भर में अब भी 7,41,94,410 अफराद का इलाज जारी है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में ख्वाह बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन इससे होने वाली अमवात बासे तशवीश है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 657 अफराद की मौत हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद 5,07,177 हो गई है। इसी दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 58,077 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,25,36,137 तक पहुंच गई है। इसी दौरान 15,04,7 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 266 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37 ओवर और 1 बॉल में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इंडिया की जानिब से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आई। दीपक चाहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 265 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। श्रेयस अय्यर 80 के टॉप स्कोरर रहे, जबकि ऋषभ पंत ने भी बढ़िया 56 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज की जानिब से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि अलजारी जोसेफ और हैडन वॉल्श ने 2-2 विकेट चटकाए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।